गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जयनीति क्लासेज में मैं विनोद गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है तुलनात्मक राजनीति। और तुलनात्मक राजनीति में हम चर्चा करेंगे इसके प्रमुख उपागम। तुलनात्मक राजनीति के कौन कौन से उपागम हैं और उनमें भी हम चर्चा करेंगे। किन उपागमों पर हम चर्चा करेंगे? वो उपागम है संस्थागत और नव संस्थागत। संस्थागत और नव संस्थागत। सबसे पहले हम विचार करेंगे कि तुलनात्मक राजनीति के कौन कौन से उपागम हैं, तुलनात्मक राजनीति क्या है और हम तुलनात्मक राजनीति में क्या अध्ययन करते हैं, इसका संबंध किससे है। देखिए, तुलनात्मक राजनीति जो है वो उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? सबसे पहला ही प्रश्न बनता है आपके कि तुलनात्मक राजनीति के जनक कौन हैं? तुलनात्मक राजनीति के जनक। तुलनात्मक राजनीति के जनक है अरस्तु। यानी सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति या राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन जो किया था वो अध्ययन अरस्तु के द्वारा किया गया था। अब अरस्तु ने किस प्रकार से तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया था या अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक क्यों कहते हैं, ये एक प्रश्न उठता है। क्यों कहते हैं? कारण यह है कि अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात अपनी जो पुस्तक थी पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी थी। यानी 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने का मतलब यह हुआ कि 158 देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक इन्होंने विश्लेषण किया था, अध्ययन किया था और उसके बाद में इनको जहाँ जो अच्छाई लगी उस अच्छाई के आधार पर अपनी पॉलिटिक्स लिखी थी। तो अब यहाँ देखिए दो बात हो गई कि एक तो अरस्तु ने तुलनात्मक राजनीति का जनक कहते हैं क्योंकि उसने कई देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया था। यहीं पर एक बात और उभर करके सामने आती है कि विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना, यानी उनका जो अध्ययन था वो एक आनुभविक अध्ययन था, एम्पिरिकल स्टडी थी, है। तो कहीं ना कहीं आनुभविक अध्ययन की अगर हम बात करते हैं तो आनुभविक अध्ययन अरस्तु ने कुछ हद तक किया था। वो आनुभविक अध्ययन जिसकी हम आधुनिक काल या आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में करते हैं, वो आनुभविक अध्ययन अरस्तु का जो अध्ययन था हम उसको आनुभविक अध्ययन की श्रेणी में भी मान सकते हैं क्योंकि 158 देशों की तुलना करना वो एक अनुभविक अध्ययन का संकेत देता है। तो कहने का मतलब, पहली बात, अरस्तु ने इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। दूसरी जो बात कि अरस्तु ने जो संविधानों का वर्गीकरण किया था, संविधानों का वर्गीकरण, संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण जिसकी हम बात करते हैं, संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण सर्वप्रथम वो किसने किया था? वो भी अरस्तु ने किया था। अब यहां ध्यान देना, संविधानों का वर्गीकरण है वही सरकारों का वर्गीकरण है और यहां हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक वर्गीकरण की, क्योंकि इससे पहले अरस्तु से पहले प्लेटो ने भी संविधानों का या सरकारों का वर्गीकरण कर दिया था, है? लेकिन जो व्यवस्थित और वैज्ञानिक वर्गीकरण सबसे पहले किया था वो अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने बताया था कि अलग अलग तरह की शासन व्यवस्थाएं दो, एक तो व्यक्तियों जो अपना विभाजन किया था वो विभाजन दो आधारों पर किया था।
एक तो कितने लोगों के हाथ में शासन सत्ता है, एक व्यक्ति का शासन है या कुछ व्यक्तियों का शासन है या बहुसंख्यक व्यक्तियों का शासन है। तो पहला आधार जो उसने लिया था वो आधार उसने संख्या का आधार लिया था, और दूसरा आधार कि शासन करने का उद्देश्य क्या है, शासन जनता की भलाई के लिए किया जा रहा है या शासकों का उद्देश्य स्वयं अपनी भलाई करना है। यानी उसने स्वाभाविक और विकृत रूप बताए थे। इस आधार पर उसने राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, वर्ग तंत्र, संवैधानिक प्रजातंत्र और भीड़ तंत्र, जिसे डेमोक्रेसी उन्होंने कहा है। तो ये जो वर्गीकरण जो किया था वो वर्गीकरण करके कि राजतंत्र और आतताई तंत्र या निरंकुश तंत्र है, कुलीन तंत्र और वर्ग तंत्र, तो इनमें आपस में तुलना की थी अरस्तु ने कि राजतंत्र और निरंकुश तंत्र इनमें क्या क्या समान या इस शासन की क्या विशेषताएं हैं, इस शासन की क्या विशेषताएं हैं, कौन सा शासन अच्छा है। तो ये एक जो तुलनात्मक अध्ययन किया था संविधानों का वर्गीकरण में, वो अरस्तु ने किया था। और साथ ही उन्होंने ये संविधानों का एक परिवर्तन चक्र बताया था कि किस प्रकार से राजतंत्र के बाद में निरंकुश तंत्र और निरंकुश तंत्र, ये जैसे ये राजतंत्र है उसके बाद में निरंकुश तंत्र आ जाएगा, राजतंत्र, और राजतंत्र के बाद में आ जाएगा निरंकुश तंत्र। निरंकुश तंत्र के बाद में जो अगली शासन व्यवस्था आएगी वो उन्होंने बताई थी कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र के कुछ समय पश्चात वर्ग तंत्र बन जाएगा, और वर्ग तंत्र के बाद में संयत प्रजातंत्र, जिसको उन्होंने पॉलिटी नाम दिया था, और पॉलिटी के बाद में इन्होंने बताया था कि डेमोक्रेसी आ जाएगी। डेमोक्रेसी यानी इसको इन्होंने नाम दिया था भीड़ तंत्र, और वापस फिर उसके बाद में राजतंत्र आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये एक संविधानों का परिवर्तन चक्र, संविधानों का वर्गीकरण, ये अरस्तु ने दिया था। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो व्यवस्थित और वैज्ञानिक जो तुलनात्मक अध्ययन किया था वो अध्ययन अरस्तु के द्वारा किया गया था। यही कारण है कि एक आपके एग्जाम के लिए प्रश्न बनता है कि अरस्तु ने तुलनात्मक राजनीति के जनक थे, और उन्होंने सबसे पहले तुलनात्मक अध्ययन किया था। उसके बाद में अगर हम बात करें अरस्तु के बाद में, तो हम बात कर सकते हैं मैकियावेली की। मैकियावेली ने क्या किया था? मैकियावेली ने भी, जैसे हम उनकी पुस्तक थी द प्रिंस और डिस्कोर्सेज ऑन लिविंग, तो डिस्कोर्सेज ऑन लिविंग में उन्होंने गणतंत्र के बारे में बताया था। यानी एक शासन व्यवस्था इनकी जो थी वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, और दूसरी जो शासन व्यवस्था थी वो उन्होंने बताई थी राजतंत्र शासन व्यवस्था। अब जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है उसका वर्णन उन्होंने डिस्कोर्सेज ऑन लिविंग में किया था। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का वर्णन उन्होंने द प्रिंस में किया था, और उन्होंने यह बताया था कि यदि जनता है ना, जनता मेन बात क्या है, जनता यदि सद्गुणी है, जनता सद्गुणी है तो यह अच्छी है। तो अगर जनता सद्गुणी है तो यह अच्छी है, अच्छी शासन व्यवस्था। और यदि जनता सद्गुणी नहीं है तो राजतंत्र अच्छी शासन व्यवस्था है। क्योंकि राजतंत्र क्या करेगा, राजतंत्र भय के आधार पर या दंड के आधार पर जनता को नियंत्रण में कर लेगा। जनता सद्गुणी नहीं है तो अगर जनता सद्गुणी नहीं है तो राजतंत्र अच्छी शासन व्यवस्था या राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। तो अब देखिए, दोनों जो शासन व्यवस्थाएं हैं, गणतंत्र और राजतंत्र, इन दोनों शासन व्यवस्थाओं के गुण और दोषों को उनकी समीक्षा करके, उनकी तुलना करके
है, किस जनता अगर किस प्रकार की है तो किस प्रकार की जनता के लिए किस प्रकार की शासन व्यवस्था अच्छी है, तो ये सारी बातें मैकियावेली ने बताई थी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु के बाद में मैकियावेली का जो चिंतन था, अध्ययन था, वो भी तुलनात्मक राजनीति से जुड़ा हुआ था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो बात कर सकते हैं मॉन्टेस्क्यू की। मॉन्टेस्क्यू नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू की। मॉन्टेस्क्यू क्या कहते हैं, इन्होंने इनकी जो पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, है ना, और इसमें उन्होंने जो एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो ये जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, सरकार के जो 3 अंग बताए थे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, और तीनों अंगों की भूमिका इन्होंने अलग अलग निर्धारित की थी, है ना। और शक्ति पृथक्करण के साथ साथ इनमें इन्होंने जो नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वो कहीं न कहीं सरकार के जो अंग है उन अंगों के तुलनात्मक विवरण से संबंधित था। उसके बाद में अगर हम बात करें जॉन लॉक की, तो लॉक ने भी सरकार के 3 अंगों का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ हमारा क्या स्पष्ट हो रहा है, यहाँ हमारा स्पष्ट हो रहा है कि अरस्तु के बाद में मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, लॉक इत्यादि विचारकों के चिंतन में हमें तुलनात्मक राजनीति के दर्शन होते हैं, या तुलनात्मक राजनीति इन विचारकों ने अपने चिंतन में अपनाई है। अब यहाँ कुछ फैक्ट्स जो आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखने हैं, ये तो आपको याद रखना ही है। तुलनात्मक राजनीति के जनक कौन है? संविधानों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक जो वर्गीकरण की बात हमने कही है, वो वैज्ञानिक वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। संविधानों के परिवर्तन चक्र की बात करने वाले कौन है? अरस्तु। और मैकियावेली ने कौन सी 2 शासन व्यवस्थाएं बताई है? गणतंत्र और दूसरी राजतंत्र, है ना। ध्यान रखिएगा, डिस्कोर्स जो लिवी में गणतंत्र के बारे में विस्तार से बताया है, और द प्रिंस के अंदर राजतंत्र का गुणगान या राजतंत्र के बारे में विस्तार से बताया है। मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिपादक थे, और बाद में जो अमेरिका का संविधान बना था, उस अमेरिका के संविधान पर मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रभाव पड़ा था, और अमेरिका में इस संविधान में इस सिद्धांत को अपनाया गया है। इनकी पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। और उसके बाद में लॉक ने भी सरकार के 3 अंग बताए थे, प्रशासकीय अंग, व्यवस्थापिका वाला अंग और तीसरा न्यायिक अंग। तो कहीं ना कहीं प्राचीन काल से तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की शुरुआत हो चुकी थी। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है। आगे हम चर्चा करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में या तुलना कैसे की जाती है। तुलना कैसे की जाती? भाई, तुलनात्मक राजनीति का मतलब क्या है? तुलनात्मक राजनीति शब्द से ही अपने आप स्पष्ट हो रहा है कि तुलना करना। अब प्रश्न यह होता है कि तुलना कैसे की जाती है? तुलना कैसे की जाती है? तुलना कैसे की जाती है? अब तुलना कैसे की जाती है, इसके बारे में 2 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। तुलना कैसे की जाती है? अगर हम बात करें, तुलना करने के 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है वर्टिकल, और दूसरा जो तरीका है उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यानी इसको हम कहेंगे लंबवत तुलना, और इसको हम कहेंगे क्षैतिज तुलना। लंबवत तुलना कैसे की जाती है और क्षैतिज तुलना कैसे की जाती है, यहाँ हम इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। देखिए, लंबवत तुलना, अब तुलनात्मक जो राजनीति है उसका मतलब हुआ 2 या 2 से अधिक तत्वों के बीच में तुलना करना और उसके बाद में कोई निष्कर्ष निकालना। अब तुलना किस में की जाती है, कैसे की जाती है? देखिए, ये जो लंबवत जो तुलना की जो बात की है या लंबवत रूप से जो तुलना की जाती है, वो इस तरह से तुलना की जाती है। ये हो गई आपकी लंबवत तुलना।
यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी देश में स्थित हम केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और तीसरी हम कह सकते हैं स्थानीय सरकारें, ये 3 तरह की सरकारें हो गई। अगर इन 3 तरह की सरकारों की आपस में तुलना की जाती है, आपस में तुलना की जाती है, तो हम इसे कहेंगे लंबवत तुलना, ऊपर से नीचे। अब जैसे हम भारत की बात करते हैं तो लंबवत तुलना का भारत में क्या मायना निकला? लंबवत तुलना का भारत में अर्थ निकला कि ऊपर केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है और फिर स्थानीय स्वशासन की सरकारें हैं। तो अगर हम केंद्र सरकार की राज्य सरकार के साथ में तुलना करें, जैसे भारत सरकार की अगर हम राजस्थान सरकार के साथ में उसके स्वरूप को लेकर के, उसकी प्रक्रियाओं को लेकर के, सरकार की प्रक्रियाओं को लेकर के, इन पर अगर कोई चिंता करें तो वो किस प्रकार की तुलना हुई? लंबवत तुलना हुई। तो लंबवत तुलना क्या होती है? एक ही देश के अंदर स्थित विभिन्न स्तरों के ऊपर विद्यमान सरकारों के बीच आपस में तुलना करना। यानी इसका जो मेन बात आई है, वो मेन बात क्या आई है कि एक ही देश के अंदर स्थित, यानी एक ही, इसको हम कहेंगे एक ही देश के अंदर स्थित आपस में तुलना। और वो तुलना कैसे? एक ही देश के अंदर स्थित, एक ही देश के अंदर स्थित, एक ही देश के अंदर स्थित विभिन्न स्तरों पर तुलना, विभिन्न स्तरों पर तुलना। अगर ऐसी हम तुलना करते हैं तो वो तुलना वर्टिकल तुलना कहलाएगी। अब दूसरी हम बात करते हैं क्षैतिज तुलना क्या है। क्षैतिज तुलना का मतलब है, इसमें लंबवत तुलना की जाती है, इसमें इस तरह से तुलना की जाती है, क्षैतिज रूप से तुलना की जाती है। यानी किस तरह से की जाती है कि विभिन्न देशों की सरकारों की तुलना, विभिन्न देशों की सरकारों की तुलना। जैसे भारत सरकार की या भारत की तुलना, भारत जैसे मान लीजिए भारत के संविधान की तुलना अगर हम अमेरिका के संविधान से तुलना करते हैं, भारत के सरकार की तुलना अमेरिका की सरकार से करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की तुलना अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से करते हैं, तो वो जो तुलना कहलाएगी वो कौन सी तुलना कहलाएगी? वो तुलना हॉरिजॉन्टल रूप से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि दोनों यहाँ पर देखिए जिनकी हम तुलना कर रहे हैं, जैसे एक इसकी हम तुलना कर रहे हैं, एक हम इसकी तुलना कर रहे हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री की हम तुलना कर रहे हैं, भारत के पीएम की तुलना कर रहे हैं, और इधर हम कर रहे हैं ब्रिटेन के पीएम की तुलना कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि दोनों समकक्ष पद के ऊपर हैं, समान पद के ऊपर हैं। तो यहाँ समान पद के ऊपर रहने वालों की हम तुलना कर रहे हैं, या समान तत्वों के बीच में हम तुलना कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनके संगठन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ असमान तत्वों के रूप में हम तुलना कर रहे हैं। तो जो वर्टिकल या जो लंबवत तुलना होती है उसको एक्चुअल में सही तुलना की श्रेणी में नहीं माना जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि विभिन्न देशों के अंदर स्थित सरकारों की, संविधानों की अगर कोई तुलना की जाती है तो वो तुलना क्षैतिज तुलना के अंतर्गत आती है। तो एक बात तो इसके अंदर ये, एक तुलना तो हम यूं कर सकते हैं, और दूसरी तुलना हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे विभिन्न भारत में विभिन्न समयों में, भारत में विभिन्न कालों में प्रधानमंत्रियों की तुलना,
प्रधानमंत्रियों की तुलना। अब ये जो दूसरी वाली जो हम तुलना कर रहे हैं वो अलग अलग देशों की नहीं है एक ही देश की, लेकिन यहाँ स्तर की बात, यहाँ जो मेन बात थी वो बात थी कि हम यहाँ स्तरों की बात कर रहे हैं, एक बड़ा स्तर और एक छोटा स्तर। यहाँ सेम स्तर है, बराबर के स्तर है, क्योंकि अलग अलग समय में, जैसे हम बात कर सकते हैं मनमोहन सिंह के कार्यकाल की तुलना इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल से अगर हम करें तो कहने का मतलब जिसकी हम तुलना कर रहे हैं वो समान तत्व है। तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया, एक दो तरह से तुलनात्मक राजनीति में तुलनाएं की जाती है, एक तुलना वर्टिकल होती है और दूसरी तुलना हॉरिजॉन्टल होती है। वर्टिकल तुलना में हम एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच में तुलना करते हैं, जबकि जो हॉरिजॉन्टल कंपेयर वाली जो बात आती है उसमें हम विभिन्न देशों की सरकारों की आपस में तुलना कर सकते हैं, या एक ही देश में स्थित विभिन्न कालों में जो जिनका कार्यकाल रहा है हम उनकी तुलना कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। तो ध्यान रखिएगा कि तुलना करने के दो आधार हैं, या तुलना कैसे की जाती है, एक वर्टिकल और दूसरी लंबवत की जाती है। अब हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र क्या है। दूसरी हम बात करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति को हम कैसे समझ सकते हैं। तो हम चर्चा करते हैं तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र, यानी वही बात है जिस तरह से हम राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर चर्चा की थी कि राजनीतिक सिद्धांतों को हम दो कालों के आधार पर समझ सकते हैं, एक परंपरागत काल और एक आधुनिक काल। वैसे ही हम यहाँ तुलनात्मक राजनीति की बात करेंगे कि तुलनात्मक राजनीति के हम दो काल निर्धारित कर सकते हैं। एक समय हम कौन सा मान सकते हैं, परंपरागत काल का समय, और दूसरा हम आधुनिक काल का समय मान सकते हैं। वही बात यहाँ पर लागू होती है जो राजनीतिक सिद्धांतों में लागू हुई थी। परंपरागत काल का जो समय था वो द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व का समय था, और आधुनिक काल का समय 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था उसके बाद का समय है। तो यहाँ भी हम वही दो दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति में लेंगे, एक तो परंपरागत तुलनात्मक राजनीति और एक आधुनिक तुलनात्मक राजनीति। तो यहाँ हम कुछ दो तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो इसके क्षेत्र में समाहित हो जाती हैं। एक हम बात करते हैं परंपरागत तुलनात्मक राजनीति, परंपरागत तुलनात्मक राजनीति, और दूसरी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आधुनिक तुलनात्मक राजनीति। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति। अब देखिए दोनों में क्या फर्क है। जो हम सिद्धांतों में फर्क देखे थे लगभग वैसे फर्क ही हमें दिखाई देंगे। ये जो परंपरागत जो तुलनात्मक राजनीति है ये क्या है, या हम इसमें क्या कौन सी तुलना करती है। ये जो परंपरागत राजनीति है ये मुख्यतः कानूनी दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है। इसका जो आधार होता है वो क्या है, कानूनी दृष्टिकोण से जुड़ी हुई होती है। और दूसरा ये जो आधुनिक तुलनात्मक राजनीति है वो व्यवहारिक है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है। यानी अगर हम बात करें दृष्टिकोण की, तो जैसे हमने सिद्धांतों में देखा था आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत थे वो व्यवहारवाद से प्रभावित थे, या व्यवहारवादी जो सिद्धांत निर्माता थे वो आधुनिक काल के थे, और कानूनी, औपचारिक और संस्थागत यानी इनका जो दृष्टिकोण था वो कानूनी दृष्टिकोण था, औपचारिक दृष्टिकोण था, जिसको हम कह सकते हैं औपचारिक। आगे हम पद्धतियों की बात करेंगे, और तीसरी हम बात कर सकते हैं कानूनी, औपचारिक और संस्थागत दृष्टिकोण था। इनके जो विषय थे, क्षेत्र की अगर हम बात करें, परंपरागत जो तुलनात्मक राजनीति थी तो ये किस तरह से तुलना करते थे। ये क्या करते थे, जो
औपचारिक संस्थाओं की तुलना करते थे, औपचारिक संस्थाओं की तुलना करते थे, औपचारिक संस्थाओं की तुलना करते थे। औपचारिक संस्थाओं की तुलना यानी जिसको हम कह सकते हैं कि संविधान द्वारा स्थापित या संविधान की अगर हम बात नहीं करें तो हम कह सकते हैं कि शासन के विभिन्न अंगों की तुलना, शासन के विभिन्न अंगों की तुलना करते थे, विभिन्न अंगों की तुलना करते थे, शासन के विभिन्न अंगों की तुलना करते थे। जबकि ये क्या करते थे, ये शासन के विभिन्न अंगों की तुलना के साथ साथ में, है ना, ये करते थे अनौपचारिक व गैर राजनीतिक संस्थाओं की भी तुलना करते थे, गैर राजनीतिक संस्थाओं को भी, गैर राजनीतिक संस्थाओं को भी तुलना का आधार बनाते थे, तुलना का आधार बनाते थे। यानी तुलना करते समय ये गैर राजनीतिक संस्थाओं की भी तुलना करते थे। जरूरी नहीं था कि केवल राजनीतिक संस्थाओं की तुलना करें, जैसे हित समूहों की तुलना, राजनीतिक दलों की तुलना या अन्य कोई गैर राजनीतिक तत्व थे जो राजनीति को प्रभावित करते हैं, तो उन सब तत्वों की तुलना इनके द्वारा की जाती थी। तो कहने का मतलब यह था कि ये जो परंपरागत जो तुलनात्मक राजनीति थी, इस परंपरागत तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र बड़ा ही संकुचित था। एक सीमित दायरे के अंदर ये तुलना करते थे, संकुचित क्षेत्र जिसमें केवल सरकार के अंगों की बात कही गई थी, है, विधि निर्माण वाली संस्थाओं की बात कही गई थी, जबकि इनका जो क्षेत्र था वो बड़ा ही व्यापक क्षेत्र था। यानी राजनीतिक के साथ साथ में गैर राजनीतिक तत्वों को भी तुलना में शामिल कर लिया था। तो यहाँ हम एक बेसिकली जो परंपरागत तुलनात्मक राजनीति और आधुनिक तुलनात्मक राजनीति, इसके जो तुलना के जो आधार थे या कौन से जो तत्व थे, उन तत्वों की हम यहाँ बात करें। अब आगे हम बात करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जिनमें 4-5 परिभाषाएं मुख्य हैं जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती रहती है। तो वो परिभाषाएं क्या हैं तुलनात्मक राजनीति की? तो हम बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति की परिभाषाओं की बात करते हैं। कौन सी ऐसी परिभाषाएं हैं जिनका संबंध तुलनात्मक राजनीति से है? तो देखिए कुछ परिभाषाएं हैं, है ना। वो परिभाषाएं कौन सी है? सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके माइकल कर्टिस की। माइकल कर्टिस और इनकी जो परिभाषा है तुलनात्मक राजनीति के बारे में, इन्होंने क्या कहा है जिसके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का सरोकार, तुलनात्मक राजनीति का सरोकार, तुलनात्मक राजनीति का सरोकार, राजनीति का सरोकार ऐसी संस्थाओं, तुलनात्मक राजनीति का सरोकार ऐसी संस्थाओं, व्यवहारों, ऐसी संस्थाओं, व्यवहारों, प्रक्रियाओं, तुलनात्मक राजनीति का सरोकार ऐसी संस्थाओं, व्यवहारों, प्रक्रियाओं, विचारों और मूल्यों से है, विचारों व मूल्यों से है, विचारों व मूल्यों से है, जो एक से अधिक देशों में पाए जाते हैं, जो एक से अधिक
देशों में पाए जाते हैं। यहां देखिएगा आप, ये एक बात कही है किसने, माइकल कर्टिस ने। तो कहीं ना कहीं इस पे भी कोई क्वेश्चन बन जाता है कि ये यहाँ इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। तुलनात्मक राजनीति क्या है? तुलनात्मक राजनीति ऐसे तत्वों की तुलना है जो विभिन्न देशों में पाए जाते हैं, और वो तत्व कौन कौन से हैं, या वो संस्थाएं, व्यवहार, प्रक्रिया, विचार और मूल्य जो विभिन्न देशों में पाए जाते हैं, उनकी आपस में तुलना करना तुलनात्मक राजनीति की श्रेणी में आता है। ये बात कौन कहते हैं? माइकल कर्टिस कहते हैं। और माइकल कर्टिस की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और वो पुस्तक कौन सी है जो तुलनात्मक राजनीति से जुड़ी हुई है। तो एक पुस्तक है, और उस पुस्तक का क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, एन इंट्रोडक्शनरी ऐसे इन पॉलिटिकल साइंस। एन इंट्रोडक्शनरी ऐसे इन पॉलिटिकल साइंस। तो ये एक पुस्तक है, और इस पुस्तक का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो पुस्तक का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। एन इंट्रोडक्शन, एक परिचय, एक निबंधात्मक परिचय इन पॉलिटिकल साइंस। तो माइकल कर्टिस बहुत ही तुलनात्मक राजनीति के बहुत ही अच्छे विद्वान हैं, तो इनकी परिभाषा और इनकी पुस्तक से कहीं ना कहीं कोई प्रश्न अवश्य बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो बात है डेविड रॉबर्टसन की। तो डेविड रॉबर्टसन क्या कहते हैं? डेविड रॉबर्टसन इन्होंने क्या कहा है? डेविड रॉबर्टसन, देखिए डेविड रॉबर्टसन ने कहा है कि एक अध्ययन के रूप में तुलनात्मक शासन का सार तत्व यह तुलना करना है कि भिन्न भिन्न समाज विभिन्न समस्याओं का सामना कैसे करते हैं। मतलब इनकी परिभाषा में जो मेन बात यह थी कि यह तुलना करना कि भिन्न भिन्न समाज विभिन्न समस्याओं का क्या समाधान करते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन परिभाषाओं से कुछ बिंदुओं को पकड़ लो, ताकि ये परिभाषाएं समझ में आ जाए कि किसने लिखी है। ये क्या कहते हैं कि जो विभिन्न जो समाज होते हैं वो किस प्रकार से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, उसकी तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। डेविड रॉबर्टसन, और डेविड रॉबर्टसन की एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, ए डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। इनकी जो पुस्तक थी वह, उस पुस्तक का नाम है ए डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। ये पुस्तक का नाम अवश्य ध्यान में रखिएगा। पुस्तक का क्या नाम है? ए डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। ये पुस्तक किसकी लिखी हुई है? डेविड रॉबर्टसन की लिखी हुई है। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एंड इंट्रोडक्शनरी ऐसे इन पॉलिटिकल साइंस, ये पुस्तक लिखी हुई है माइकल कर्टिस की लिखी हुई है। तो अब इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं
नेक्स्ट जो परिभाषा जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है वो परिभाषा है आरसी मैक्रिडिस और वार्ड की एक परिभाषा है कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध दलों, हितों और नेतृत्व संरचना से है। आरसी मैक्रिडिस क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का जो संबंध है वो संबंध राजनीति दलों, हितों और नेतृत्व संरचना से है। तुलनात्मक राजनीति का संबंध दलों, हितों व नेतृत्व संरचना से है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, दलों, हितों और नेतृत्व संरचना से आरसी मैक्रिडिस इसका संबंध मानते हैं। और इनकी एक पुस्तक है द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। पुस्तक का नाम भी जरूर ध्यान में रखिएगा। इस पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है कि ये पुस्तक किसने लिखी थी? द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, रायसी मैक्रिडिस ने ये पुस्तक लिखी थी। आरसी मैक्रिडिस की ये परिभाषा है। और एक और बात इन्होंने कही है आरसी मैक्रिडिस ने कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन नाम मात्र का तुलनात्मक रहा है। इन्होंने ये एक बात और कही थी, ये तो इनकी पहली बात थी, और दूसरी बात इन्होंने एक और कही थी कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन आज तक है, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन तुलनात्मक नहीं रहा है। ये बात भी आरसी मैक्रिडिस ने कही थी। तो ये दोनों जो बातें कही है, इन पे कहीं ना कहीं कोई प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक और परिभाषा जो है वो आप देखिएगा, एक फ्रीमैन ने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, तो वो भी आप देख लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट है कि फ्रीमैन ने क्या कहा है। फ्रीमैन ने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति विभिन्न सरकारों के विभिन्न प्रकारों व विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन का तुलनात्मक विश्लेषण है। तो ये जो 3-4 परिभाषाएं जो मैंने बताई है माइकल कर्टिस है, इसके बाद में जो हमने बात करी थी डेविड रॉबर्टसन, मैक्रिडिस और फ्रीमैन, इनकी परिभाषाओं से संबंधित तुलनात्मक राजनीति में कोई प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। अब हम बात करते हैं, कुछ और पुस्तकें हैं जो
तुलनात्मक राजनीति से जुड़ी हुई है और जिन पे प्रश्न, 2-3 पुस्तकों के मैं नाम लिखूंगा। एक तो आमंड और पावेल की पुस्तक है, आमंड व पावेल। आमंड व पावेल ने जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो भी बातें बताई है, सिद्धांत बताए हैं, वो अधिकांशतः है इसी पुस्तक से लिए गए हैं। और इनकी जो पुस्तक है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। ए डेवलपमेंट अप्रोच। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। और ये पुस्तक, इसकी डेट भी याद रखना, 1966 में, 1966 में। सभी पुस्तकों की डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच आमंड और पावेल ने लिखी है, ये सन 1966 में लिखी है। राजनीतिक विकास के बारे में जो इन्होंने बातें बताई हैं, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत जो इन्होंने बताया है, उसका काफ़ी कुछ जो हिस्सा है वो इसी किताब में निहित है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है आमंड और पावेल की। नेक्स्ट और जो पुस्तक मैं आपको बता रहा हूँ वो पुस्तक है द सिविक कल्चर। सिडनी वर्बा की एक पुस्तक है, सिडनी वर्बा, द सिविक कल्चर। पुस्तक का नाम है द सिविक कल्चर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। एक और पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस ए फिलोसॉफिकल एनालिसिस। ये जो पुस्तक लिखी है वर्नन वॉन डाइक, वर्नन वॉन डाइक, इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल साइंस ए फिलोसॉफिकल एनालिसिस। पॉलिटिकल साइंस ए फिलोसॉफिकल एनालिसिस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इस पे भी कहीं ना कहीं कोई प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्नन वॉन डाइक, सिडनी वर्मा, आमंड और पावेल। और एक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, अलेक्सी डी टोक्विलो, अलेक्सी डी टोक्विले। इन्होंने पुस्तक लिखी थी डेमोक्रेसी इन अमेरिका, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। ठीक है, तो ये जो पुस्तकें थी, एक और है फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स, वॉल्टर बेजहार्ट। फिजिक्स वॉल्टर बेजहार्ट की है, बेजहार्ट। पुस्तक का नाम है फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स, फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स। तो इस तरह से आप देखिए, ये कुछ पुस्तकें हैं जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। जब हम सिद्धांतों की, उपागमों की बात करेंगे, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक संस्कृति, तो उनमें बहुत सारी ये जो विद्वान हैं, इन विद्वानों की पुस्तकों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी एक बार के लिए आमंड और पावेल, सिडनी वर्मा, वर्नन वॉन डाइक, अलेक्सी डी टोक्विले और वॉल्टर बेजहार्ट, इनकी पुस्तकों पे जरूर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का जो परंपरागत दृष्टिकोण है, उस परंपरागत दृष्टिकोण में कौन कौन सी ऐसी अध्ययन पद्धतियां हैं जिनको हम काम में लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति की परंपरागत अध्ययन पद्धतियां कौन कौन सी हैं। तो अब हम बात करते हैं अध्ययन पद्धतियां। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परंपरागत अध्ययन पद्धतियां।
तो नेक्स्ट आपकी है अध्ययन पद्धतियां या अध्ययन उपागम, इसको हम कहेंगे उपागम। परंपरागत तुलनात्मक राजनीति के उपागम, तुलनात्मक राजनीति के उपागम। कौन कौन से उपागम हैं जिनको हम परंपरागत तुलनात्मक राजनीति में काम में लेते हैं? अब सबसे पहले ये जो शब्द लिखा है उपागम, इस उपागम का मतलब क्या है या उपागम होते क्या चीज है, पहले यह जानना जरूरी है। उपागम के बाद में एक और शब्द आता है जिसका नाम है पद्धति, और तीसरा जो शब्द आता है वो शब्द है सिद्धांत। यहां ध्यान रखिएगा, कोई भी सिद्धांत बनता है तो वो आखिरी स्टेज में बनता है। पहली जो स्टेज इसकी होती है वो होती है उपागम, फिर पद्धति और फिर उसके बाद में सिद्धांत। लेकिन उपागम और पद्धति जरूरी नहीं है कि पहले उपागम और उसके बाद में पद्धति को काम में लिया जाए। कई बार पद्धति से भी उपागम का निर्माण कर लिया जाता है। इनकी जो सीक्वेंस है वो इस तरह से चलती है, उपागम के पश्चात पद्धति और पद्धति के पश्चात सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। तो कहने का मतलब हम यूं कह सकते हैं कि उपागम इसकी प्रारंभिक स्थिति है, स्टेज है, और सिद्धांत इसका आखिरी पड़ाव है। लेकिन इन दोनों की अगर हम बात करें कि उपागम और पद्धति में से पहले किसको काम में लिया जाता है, जनरली पहले उपागम का चयन किया जाता है और उसके बाद में पद्धति। लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि वैज्ञानिक पद्धति, देखिए आप यहां आप समझिए इसको कि पहले वैज्ञानिक पद्धति की बात की गई और वैज्ञानिक पद्धति यानी वैज्ञानिक तौर तरीकों को काम में लेना, और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर व्यवहारवादी उपागम का निर्माण हुआ। तो अब ये देखिए आप, अगर हम इन दोनों की चर्चा करें कि वैज्ञानिक पद्धति और व्यवहारवादी उपागम, तो जो मैंने सीक्वेंस लिखा है उस सीक्वेंस के आधार पर पहले उपागम आना चाहिए था, यानी व्यवहारवादी उपागम पहले आना चाहिए था और वैज्ञानिक पद्धति बाद में आनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति यानी वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए उसके पश्चात व्यवहारवादी उपागम का चयन किया गया। तो सीक्वेंस जो बनती है वो इस तरह से बनती है, लेकिन कई बार जरूरी नहीं है कि पहले उपागम हो और उसके बाद में पद्धति हो। अब प्रश्न यह उठता है कि ये उपागम होते क्या चीज है। उपागम का मतलब होता है आधार सामग्री, सीधा सा अर्थ है इसका आधार सामग्री। आधार सामग्री के चयन के आधार, ये देखिए उपागम का मतलब है आधार सामग्री के चयन के आधार। यानी जैसे आप इसको यूं समझिए कि व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद एक उपागम है। व्यवहारवाद एक उपागम है, यानी व्यवहारवाद हमें यह बताता है कि आपको जो सिद्धांत बनाना है उस सिद्धांत को बनाने के लिए आप जो आधार सामग्री चयन कर रहे हो उस आधार सामग्री का चयन किस आधार पर किया जाए। जैसे यह बताता है कि आपको आधार सामग्री चयन करते समय आपको वैज्ञानिक तरीके से उनका चयन करना चाहिए
है। आपको आधार सामग्री का चयन करते समय वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आपको आधार सामग्री का चयन करते समय मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये जो व्यवहारवादी उपागम है वो ये कहता है कि आधार सामग्री का चयन करने के आधार क्या हो। तो अभी हमने कुछ आधारों की चर्चा की है, मूल्य निरपेक्षता की बात कही है, वस्तुनिष्ठता की बात कही है। तो ये क्या है, इसके आधार है। तो व्यवहारवाद अपने आप में कोई सिद्धांत नहीं है। व्यवहारवाद तो सिद्धांत बनाने का एक ढांचा प्रस्तुत करता है कि आपको जो सिद्धांत बना रहे हो उस सिद्धांत में जो सामग्री चुनते हो उस सामग्री को चुनने का आधार क्या होना चाहिए। दूसरी बात, पद्धति क्या होती है। पद्धति होती है एक तरीका कि आपने जो आधार सामग्री चुनी है उस आधार सामग्री को आप अब किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, है उसका मेथड क्या होगा। जैसे पद्धति हो सकती है आपकी, एग्जाम्पल के तौर पर आपकी वैज्ञानिक पद्धति, आपकी पद्धति हो सकती है तुलनात्मक पद्धति, है आपकी पद्धति हो सकती है आगमनात्मक पद्धति, आपकी पद्धति हो सकती है दार्शनिक पद्धति। बहुत सारी पद्धतियों की हम चर्चा पहले कर चुके थे, लेकिन ये अलग अलग तरह की अध्ययन पद्धतियां। जैसे मान लीजिए, अब इसको यूं समझिए कि जैसे आपको तुलना करनी है, राजस्थान में मतदान व्यवहार और बिहार में मतदान व्यवहार, आपको इन दो चीज़ों की तुलना करनी है कि राजस्थान के मतदाताओं का जो मतदान व्यवहार है उसकी तुलना बिहार के मतदाताओं के मतदान व्यवहार से तुलना करनी है। तो उस तुलना करने के लिए जो आधार सामग्री का आप चयन कर रहे हो, पहले तो वो आधार सामग्री क्या क्या है। जैसे आपने आधार सामग्री चुना कि इसके लिए हम सर्वेक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे, प्रश्नावली को यूज में लेंगे, अनुसूची को काम में लेंगे, हैं इन चीज़ों को काम में लेकर के वहाँ के मतदाताओं तक प्रवेश करेंगे और उनसे कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे। तो ये तो हो गई आधार सामग्री। अब आधार सामग्री चुनते समय आधार सामग्री और आधार सामग्री को चयन करने का आधार क्या है, वस्तुनिष्ठता को आप आधार बनाओगे। यानी उस आधार सामग्री को चुनते समय कहीं आप अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर या प्रश्नावली का निर्माण करते समय या अनुसूची का निर्माण करते समय आप कहीं मूल्य निरपेक्षता को भूल जाए, आप कहीं वस्तुनिष्ठता को भूल जाए। ऐसा नहीं करना है, वस्तुनिष्ठ रहना है और मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाना है। तो आपने ये आधार सामग्री तो आपने चुन ली, डेटा कलेक्ट कर लिया। अब उस आधार सामग्री को काम में कैसे लिया जाए, तो आपने अपनाई वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर आपने उनका विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद में मान लीजिए आपका कोई निष्कर्ष निकला। जो भी परिणाम आपका सामने आता है कि आपने मान लीजिए आपने 500 लोग राजस्थान के लिए थे अलग अलग क्षेत्रों से, 500 लोग बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से लिए थे, उनसे प्रश्नावली भरवाई थी, अनुसूची भरवाई थी और आंकड़ों का विश्लेषण आपने किया और उन विश्लेषण के आधार पर आपने मतदान व्यवहार का जो निष्कर्ष निकाले वो निष्कर्ष आपके क्या बन जाएंगे, सिद्धांत बन जाएंगे। तो कहने का मतलब आप इसको यूं समझिएगा, उपागम क्या होता है। उपागम आधार सामग्री के चयन के आधार होते हैं और पद्धति उस आधार सामग्री को आप किस प्रकार से काम में ले रहे हैं वो आपकी आ जाएगी किस श्रेणी में, पद्धति में। और तीसरा जो आपका है, आपने जो कि उपागम को पद्धति से पद्धति के आधार पर काम में लेने के बाद में आपका जो निष्कर्ष निकल रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट क्या कहलाएगा, सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या है, सिद्धांत मीन्स निष्कर्षों का समूह है, निष्कर्षों का व्यवस्थित रूप है, निष्कर्षों का व्यवस्थित रूप सिद्धांत कहलाता है।
तो मैं मानता हूँ कि उपागम, पद्धति और सिद्धांत ये अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं कि परंपरागत तुलनात्मक राजनीति के उपागम कौन कौन से हैं। तो हम चर्चा करते हैं परंपरागत उपागमों पर। परंपरागत उपागम कौन कौन से परंपरागत उपागम हैं? हम 4 उपागम की बात करेंगे। पहला जो उपागम है परंपरागत तुलनात्मक राजनीति का, वो है ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम। और इस उपागम को किस किसने अपनाया है, इस उपागम के समर्थक कौन कौन है? तो इस उपागम से जुड़े हुए हैं मैकियावेली है, मॉन्टेस्क्यू है, डी टॉक्विले हैं। मैकियावेली है, मैकियावेली है, मैकियावेली है, डी टॉक्विले है, डी टॉक्विले हैं, मॉन्टेस्क्यू है, मैकियावेली, डी टॉक्विले, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टर बेजहार्ट, वॉल्टर बेजहार्ट और सर हेनरी मैन, ये जुड़े हुए हैं। ऐतिहासिक उपागम क्या होता है? ऐतिहासिक तत्वों में तुलना करना या ऐतिहासिक आधार पर तुलना करना। दूसरा जो हमारा उपागम है तुलनात्मक राजनीति का, वो उपागम है कानूनी औपचारिक उपागम। कानूनी औपचारिक उपागम। कानूनी औपचारिक उपागम क्या कहता है? इसके समर्थक विद्वान कौन कौन हैं? नाम आपके वुड्रो विल्सन, डायसी, जेम्स ब्राइस। वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं वुड्रो विल्सन। डायसी की हम बात करें, ब्रिटेन से संबंध है और लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनकी पुस्तक है और उसमें उन्होंने कानूनों के शासन की बात कही है। तो वुड्रो विल्सन, डायसी, ब्राइस, जेम्स ब्राइस। ठीक है, तो 3 विद्वान तो ये है, वुड्रो विल्सन, डायसी और ब्राइस। इसके अलावा है केसी वियर, हरमन फाइनर, केसी वियर, हरमन फाइनर। इनके अलावा और है आपके आइवर जेनिंग्स, कार्ल फ्रेडरिक, आइवर जेनिंग्स, कार्ल जे फ्रेडरिक। ये कानूनी औपचारिक उपागम से जुड़े हुए हैं। तीसरा जो आपका उपागम है वो है संस्थागत उपागम, जिसके ऊपर हम अभी चर्चा करने वाले हैं, संस्थागत उपागम। और चौथा जो उपागम है वो है आपका संरूपण उपागम। संरूपण उपागम। अब ये संरूपण उपागम क्या होता है, इसको देखिए आप। संरूपण उपागम के प्रतिपादक है न्यूमैन, कार्टर और हज रोसर। न्यूमैन, कार्टर और हर्ज रेसर। न्यूमैन, कार्टर और हर्ज रेसर, इन्होंने जो उपागम अपनाया है वो संरूपण उपागम है।
अब ये संरूपण उपागम क्या होता है? ये होता है प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को धुरी मानकर, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को धुरी मानकर उसका अलग से अध्ययन किया जाता है, उसका अलग से अध्ययन किया जाता है। उसे हम कहेंगे संरूपण अध्ययन पद्धति। ये देखिए आपकी संरूपण अध्ययन पद्धति। संरूपण अध्ययन पद्धति में क्या होता है कि किसी एक ही देश की राजनीतिक व्यवस्था को केंद्र में लेकर के और फिर उसका अलग से अध्ययन किया जाता है, उसे हम संरूपण अध्ययन पद्धति कहते हैं। तो परंपरागत जो उपागम है वो कौन कौन से उपागम है? पहला आपका ऐतिहासिक उपागम है, दूसरा कानूनी औपचारिक उपागम है, तीसरा आपका संस्थागत उपागम है और जो चौथा उपागम है वो है संरूपण उपागम। तो ये 4 उपागम परंपरागत तुलनात्मक राजनीति से जुड़े हुए हैं। अब हम इनमें से जिस उपागम पर चर्चा करने वाले हैं वो उपागम है आपका संस्थागत उपागम। संस्थागत उपागम नाम से ही स्पष्ट है इसके। संस्थागत उपागम यानी ये संस्थाओं के अध्ययन पर विशेष रूप से जोर देता है। तो संस्थागत उपागम क्या है? देखिए क्या कहना चाहता है संस्थागत उपागम। जो सरकार की संस्थाएं होती है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इन संस्थाओं के विश्लेषण पर या इनके अध्ययन पर, इन संरचनाओं के अध्ययन पर विशेष जोर देता है। और वो अध्ययन भी किस तरह से, औपचारिक अध्ययन की बात इसके अंतर्गत की जाती है। देखिए ये जो उपागम है इसकी खास बातें क्या है? पहली अगर हम बात करें तो क्या यह औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन, औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। अब औपचारिक संस्थाएं कौन सी हैं? जैसे हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये सरकार की औपचारिक संस्थाएं हैं और इन औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन से संस्थागत उपागम जुड़ा हुआ है। यानी ये जो उपागम है ये औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करता है ना। इनकी औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करता है, इनकी औपचारिक संरचनाओं का अध्ययन करता है, औपचारिक संरचनाओं का अध्ययन करता है, औपचारिक संरचनाओं का अध्ययन करता है। कौन कौन सी संरचनाएं हैं? जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का जैसे एक देश की कार्यपालिका की दूसरे देश की कार्यपालिका से तुलना करता है, एक देश की व्यवस्थापिका की दूसरे देश की व्यवस्थापिका से तुलना करता है। जैसे भारत की संसदीय जो संस्था है उस संसदीय संस्था की ब्रिटिश संसदीय संस्था से तुलना करना। अब ये जो तुलना की जाती है इसका मतलब ये तुलना दो संरचनाओं की तुलना भी की जा रही है। एक भारतीय संसद की संरचना की तुलना, एक ब्रिटिश संसद की संरचना की तुलना। तो संरचनाओं की तुलना इसके अंदर की जाती है। तो हम इसको दूसरी जो हम बात कह सकते हैं संरचनात्मक उपागम भी कहते हैं। इसे हम दूसरा क्या नाम देते हैं? संरचनात्मक उपागम भी कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि जो संस्थागत उपागम है उस संस्थागत उपागम का और दूसरा क्या नाम है? तो संस्थागत उपागम का दूसरा नाम है संरचनात्मक उपागम। क्यों? क्योंकि ये राजनीति के अध्ययन को राजनीतिक व्यवस्था के औपचारिक और संस्थागत संरचनाओं के अध्ययन तक सीमित मानता है।
है, ये क्या कहता है, औपचारिक और संस्थागत, औपचारिक व संस्थागत संरचनाओं के, औपचारिक व संस्थागत संरचनाओं के अध्ययन से जुड़ा है। औपचारिक संस्थाएं और संरचनाएं, उनका अध्ययन संस्थागत उपागम बल देता है। अर्थात यह जो उपागम है, अब यहाँ एक बात समझिए कि ये जो उपागम है ये औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है। तो चूंकि ये उपागम कहाँ की औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है, तो हम इसको कह सकते हैं विकसित, या हम इसको कह सकते हैं पाश्चात्य, विकसित या पाश्चात्य राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। विकसित और पाश्चात्य, जैसे ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था, उसकी संरचनाओं का अध्ययन करता है, अमेरिकन राजनीतिक संस्थाओं का, संरचनाओं का ये उपागम अध्ययन करता है। कौन कौन इसके प्रतिपादक है, तो उनमें हम नाम लेते हैं संस्थागत उपागम के। वो है वोल्टर मुनरो, वोल्टर मुनरो, और नाम है इसके लॉस्की स्ट्रॉन्ग, हेरोल्ड जिंक, लॉस्की स्ट्रॉन्ग, हेरोल्ड जिंक, लॉस्की, मुनरो, वोल्टर, स्ट्रॉन्ग, हेरोल्ड जिंक, इसके अलावा सार्टोरी और न्यूज डाट, सार्टोरी और न्यूज डाट, इन विद्वानों ने संस्थागत उपागम को, ये समर्थक है या संस्थागत उपागम को अपनाया है। और क्या बातें हैं संस्थागत उपागम की जिन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो संस्थागत उपागम है ये कानूनी औपचारिक जो अध्ययन है या उपागम है उसके साथ इसका निकट से संबंध है। यानी कानूनी औपचारिक उपागम से घनिष्ठता, कानूनी औपचारिक उपागम से ये घनिष्ठ रूप से संबंधित है। हम परंपरागत जब तुलनात्मक राजनीति की बात करते हैं तो बोलते हैं कानूनी, औपचारिक और संस्थागत अध्ययन। इन तीनों शब्दों को अक्सर हम एक साथ काम में लेते हैं कि कानूनी, औपचारिक और संस्थागत। तो जो संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है वो औपचारिक किया जाता है, या औपचारिक अध्ययन किसका किया जाता है, संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, कानूनी परिप्रेक्ष्य में किया जाता है, इसलिए हम इसे कानूनी, औपचारिक, संस्थागत अध्ययन कहते हैं। अर्थात संस्थागत जो अध्ययन है उस संस्थागत अध्ययन का संबंध कानूनी औपचारिक उपागम के साथ में घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। इसकी ये जो होता है संस्थागत अध्ययन, ये वर्णनात्मक और आदर्शवादी होता है, वर्णनात्मक व आदर्शवादी होता है। संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, औपचारिक अध्ययन किया जाता है और उस औपचारिक अध्ययन का फिर वर्णन कर दिया जाता है, आदर्शों की स्थापना कर दी जाती है। और हमने पहले ही इसके बारे में बता दिया कि यह जो उपागम है वो केवल पाश्चात्य या विकसित देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का ही अपने अध्ययन का दायरा बनाता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि इस उपागम की क्या कमी है, तो इस उपागम की कमी में हम कह सकते हैं, देखिए इसकी कमियां क्या हैं। दो तीन इसकी मेजर कमियां हैं। पहली कमी तो यह है कि ये केवल पाश्चात्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का ही अध्ययन करता है। विकसित देशों की राजनीतिक
संस्थाओं के अध्ययन तक ही अपने आप को सीमित रखता है। तो पहली कमी क्या है इसकी, केवल पाश्चात्य देशों की संस्थाओं का, केवल पाश्चात्य देशों की राजनीतिक संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन। एक बात तो इसकी यह है, अध्ययन तक ही सीमित है। अब देखिए, ये जो संस्थागत उपागम है केवल संस्थाओं का या संरचनाओं का अध्ययन करता है। तो इसका मतलब यह हुआ केवल संस्थाओं का और संरचनाओं का। तो जैसे मान लीजिए वोटिंग बिहेवियर का अध्ययन करना है, वोटिंग बिहेवियर का अध्ययन करना है मान लीजिए, तो वोटिंग बिहेवियर का अध्ययन ये नहीं करता है, वोटिंग बिहेवियर, क्योंकि इसका जो संबंध है केवल और केवल संस्थाओं के अध्ययन से संबंधित है। और संस्थाएं भी कौन सी, राजनीतिक संस्थाओं जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो वोटिंग बिहेवियर का ये अध्ययन नहीं करता, या हम इसको यूं आगे कह सकते हैं लेजिस्लेटिव बिहेवियर की अगर हम बात करें, लेजिस्लेटिव बिहेवियर की बात करें, यानी विधायकों का क्या व्यवहार होता है। विधायिका का तो अध्ययन करता है, ये है संसद का अध्ययन करता है, लेकिन विधायिका में जो बैठने वाले लोग होते हैं, उन बैठने वाले लोगों का क्या व्यवहार होता है, किस रूप में वो व्यवहार करते हैं, कैसी परिस्थितियों में वो कैसा व्यवहार करते हैं, तो उस चीज़ का ये कोई अध्ययन नहीं करता है। तो वोटिंग बिहेवियर है, लेजिस्लेटिव बिहेवियर है, जुडिशियल बिहेवियर है, तो यह आपकी गवर्नमेंट का जो बिहेवियर है, निर्णय निर्माताओं का जो बिहेवियर है, उसका अध्ययन नहीं करता है। तो वोटिंग बिहेवियर, लेजिस्लेटिव बिहेवियर जैसी बातों का अध्ययन नहीं करता है। अर्थात हम इसको कहेंगे, ये जो तत्व है लेजिस्लेटिव बिहेवियर है, वोटिंग बिहेवियर है, ये कैसे तत्व है, ये गैर राजनीतिक तत्व है। तो कहने का मतलब गैर राजनीतिक तत्वों के अध्ययन से संबंधित नहीं है, के अध्ययन से संबंधित नहीं है। अब देखिए इसकी कमियों में आप ध्यान दीजिएगा, केवल पाश्चात्य देशों की राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। तो इसका मतलब जो गैर पाश्चात्य देश है, नवोदित राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र है, उन राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का यह अध्ययन नहीं करता, अपने आप यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है। दूसरी बात कहता है इसमें लिखी हुई है कि राजनीतिक संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन करता है। इसका मतलब अनौपचारिक जो अध्ययन है, उस अनौपचारिक अध्ययन से ये उपागम जुड़ा हुआ नहीं है, ये इसकी कमी हो गई। नेक्स्ट वोटिंग बिहेवियर, लेजिस्लेटिव बिहेवियर, मतलब ये संस्था, यानी जैसे मान लीजिए संसद का तो अध्ययन करता है, लेकिन संसद में रहने वाले लोगों का व्यवहार कैसा होता है, इस बात का वो अध्ययन नहीं करता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें गैर राजनीतिक तत्वों का, ये अध्ययन नहीं करता है। अब ये जो उपागम है, ये उपागम नेक्स्ट अगर हम कहें तो यह उपागम मुक्त समाजों वाली राजनीतिक व्यवस्था के लिए, मुक्त समाजों वाली राजनीतिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त है। अब देखिए इसको समझिए, मुक्त समाजों वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त है, यानी यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये संस्थागत उपागम क्या कर रहा है, ये संस्थागत उपागम तुलना कर रहा है, राजनीतिक संस्थाओं की तुलना कर रहा है। एक देश की राजनीतिक संस्था की दूसरे देश की राजनीतिक संस्था से तुलना कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप
यूएसएसआर की किसी राजनीतिक संस्था की तुलना, यूएसएसआर की किसी राजनीतिक संस्था की तुलना आप जर्मनी की राजनीतिक संस्था से करना चाहते हैं, या मान लीजिए आप जर्मनी की जगह आप मान लीजिए यूएसए की संस्था से करना चाहते हैं, यानी यूएसएसआर की जो विधायिका है उसकी तुलना आप अमेरिका की विधायिका से करना चाहते हैं, तो आपको यूएसए की जो विधायिका से संबंधित जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, या जो भी मिलेंगे फैक्ट्स वो सही मिलेंगे, क्योंकि अमेरिका ओपन सोसाइटी, अमेरिका की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो ओपन सोसाइटी के रूप में है। अब यहाँ जो यूएसएसआर में है, यूएसएसआर में चूंकि अगर आप करना चाहते थे तो वहाँ पर आयरन कर्टेन यानी लोहा आवरण की नीति इसने अपनाई हुई थी, अर्थात अगर आप सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था या किसी भी संस्था से संबंधित कोई आंकड़े या तथ्य जुटाना चाहे तो वो आपको सही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर आयरन कर्टेन की नीति अपना रखी थी, मुक्त समाज नहीं था। तो जब तथ्य और आंकड़े ही सही नहीं मिलेंगे तो फिर तुलना कैसे की जा सकती है? तो इसका मतलब ये उपागम क्या कहता है? ये उपागम यही कहता है कि मुक्त समाजों वाली जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनके लिए तो उपयुक्त है, लेकिन जहां पर राजनीतिक व्यवस्था को छुपा करके रखा जाता है, बंद रखा जाता है, वहां से आंकड़े सरलता से जुटाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ये संस्थात्मक जो उपागम है इसकी ये मूल मान्यताएं थी। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं संस्थात्मक उपागम क्या कहना चाहता है। देखिए, संस्थात्मक उपागम है वो मुख्य रूप से संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, संस्थाओं के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे संस्थाएं कौन सी संस्थाओं का अध्ययन? संस्थाएं जो राजनीतिक संस्थाएं हैं जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इनकी तुलना करता है। और तुलना किस रूप में करता है? एक देश की राजनीतिक संस्थाओं की दूसरे देश की राजनीतिक संस्थाओं से करता है। दूसरी बात, तुलना कैसे की जाती है? औपचारिक तुलना की जाती है, यानी अनौपचारिक तत्वों को नकार दिया जाता है, ऊपरी ढांचे की तुलना की जाती है। इसे दूसरा इसका जो ये है कि इसको और किस नाम से पुकारा जाता है? इसको संरचनात्मक उपागम के नाम से भी पुकारा जाता है। इसे संरचनात्मक उपागम भी कहते हैं, है ना। ये बात क्लियर हो गई। औपचारिक और संस्थागत संरचनाओं के अध्ययन से संबंधित है। अब चूंकि ये जो उपागम है ये उपागम सीमित है, केवल पाश्चात्य देशों की या विकसित देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए तो सहायक है। बाकी अगर जो नवोदित राष्ट्र है या हम विकासशील राष्ट्र जिनको हम कह सकते हैं, उन विकासशील राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में सहायक नहीं है। कानूनी औपचारिक उपागम से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। वर्णात्मकता और आदर्शात्मकता इसकी विशेषता है। इसकी कमियां हैं, ये हमने 4 कमियां इसकी बताई है। और मुक्त समाजों के लिए तो ये उपयोगी है, लेकिन जहाँ बंद समाज की राजनीतिक व्यवस्थाएं पाई जाती हैं उन समाजों के लिए यह उपयोगी नहीं है। इस तरह से आपकी तुलनात्मक राजनीति का जो परंपरागत उपागम है, ऐतिहासिक उपागम जिसकी हम चर्चा करे थे, संस्थागत और कानूनी उपागम, तीसरा संरूपण उपागम और चौथा यह आपका संस्थागत उपागम है। ये 4 उपागम मुख्य रूप से तुलनात्मक राजनीति में तुलना करने के लिए अपनाए जाते हैं। अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं आधुनिक उपागम कौन कौन से हैं, या आधुनिक उपागमों की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी परंपरागत जो उपागम थे तुलना करने के उनमें क्या कमियां थी।